चलिए गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट रासायनिक गुण की बात करते हैं हम लोग। पहला रासायनिक गुण पढ़ा था हमने, अल्कोहल के रासायनिक गुण चल रहे थे। OH बंध का विचलन। सेकंड हम लोग पढ़ते हैं CU बंध का विचलन, यानी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बंध ब्रेक होगा, है ना। यहाँ पर कार्बन होता है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बंध टूटेगा। इस प्रकार की अभिक्रिया हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इनमें से ये जो टॉपिक है इसमें से काफ़ी अभिक्रिया हम लोग हेलो एल्केन के अंदर पढ़ चुके हैं, लेकिन कई सारे स्टूडेंट शायद इस चैप्टर के अंदर जुड़े होंगे जिन्होंने हेलो एल्केन नहीं पढ़ा होगा। तो वापस से मैं बता देता हूँ। सबसे पहला हेलोजन अम्ल से क्रिया। हेलोजन अम्ल का मतलब HCl, HBr, HI। HF नहीं लेते हैं क्योंकि फ्लोरीन है बहुत अधिक क्रियाशील होता है। नॉर्मली HF को हम लोग अवॉइड करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अल्कोहल की क्रिया HCl प्लस ZnCl2 शुष्क। देखिए यहाँ से जल का अणु बाहर निकलेगा, क्या बनता था, एल्किल क्लोराइड प्लस H2O। हैलाइड का निर्माण होता है, हेलो एल्केन का निर्माण होता है। ल्यूकास अभिकर्मक याद कीजिए, बताया था। अब कहीं सर ये कहेंगे कि सर प्राथमिक अल्कोहल होता है वो क्रिया करता ही नहीं है, ल्यूकास अभिकर्मक के साथ क्रिया करता है। मैंने ये बताया था कि अविलता शो नहीं करता है, लंबे समय तक वो जो श्वेत अवशेष आता है वो उत्पन्न नहीं होता है, लेकिन क्रिया तो करता ही है, कुछ तो बनाता तो है ही, हेलो एल्केन बनता है। इसी प्रकार बात की जाए HBr की, तो यहां से भी जल का अणु बाहर निकलेगा और क्या बनेगा, ब्रोमो एल्केन, जल का अणु बाहर। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं HI की, तो यहां से जल का अणु बाहर निकलेगा और क्या बनेगा, एल्किल आयोडाइड। सिंपल अभिक्रिया है, कोई बड़ी बात इसके अंदर नहीं है। अल्कोहल की क्रिया हेलोजन अम्ल से अगर करवाते हैं तो हेलो एल्केन का निर्माण होता है। अगर ये तीनों अम्ल लूं तो बताओ सबसे अधिक क्रियाशील कौन होगा, सबसे अधिक हेलोजन अम्ल कौन सा क्रियाशील होगा अल्कोहल के साथ, HI। क्यों, बंध लंबाई ज्यादा, याद कीजिए। देखिए कौन सा बंध तोड़ रहे हैं हम लोग, ये वाला बंध तोड़ रहे हैं, ये वाला बंध तोड़ रहे हैं। तो बताइए इन तीनों में ये जो बीच वाला बंध है वो आसानी से टूटेगा कहाँ पर, यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बंध लंबी ज्यादा होती है, आयोडीन का आकार बड़ा होता है। बंध लंबी ज्यादा होगी तो बंध दुर्बल होगा, आसानी से टूटेगा। इसीलिए ये सबसे अधिक क्रियाशील होता है हेलोजन अम्ल अल्कोहल के साथ क्रिया करने में। फिर ये सबसे कम क्रियाशील HCl होता है। सिंपल सी चीज है, पुरानी चीजें हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं। सेकंड बात करते हैं हम लोग। फर्स्ट तो हेलोजन अम्ल से क्रिया, चलिए जी। सेकंड इनके अंदर बात करते हैं हम लोग PCl5 से क्रिया। याद होगा आपको PCl5 से क्रिया, याद आया कुछ, हेलो एल्केन, अल्कोहल, PCl5 लिया था हमने, ये इस प्रकार ये बॉन्ड ब्रेक हुआ था, क्या बना था, RCl। ये बॉन्ड ब्रेक हुआ था, क्या बना था, HCl। और बीच में POCl3, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, POCl3। जिनके नहीं पढ़ा हुआ वापस बता दिया मैंने। अल्कोहल PCl5 के साथ क्रिया इस प्रकार, RCl HCl बीच में बन गया POCl3। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मेथनॉल ले लिया, क्रिया करवा दी PCl5 के साथ। एक तो बनेगा RCl, R की जगह मैथिल है, मैथिल क्लोराइड। एक बनेगा HCl, एक बनेगा POCl3। फिक्स है ये निर्माण होगा, एल्किल क्लोराइड, HCl और फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। तो PCl5 से क्रिया, जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, कोई नई चीज हमारे यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरा, तीसरा। यहाँ पर तीसरा याद कीजिए, आपको याद होगा PCl3 से क्रिया करवाई थी, PCl3 से। जिनको याद है उनको पता है, अल्कोहल के 3 अणु लिए थे, PCl3 लिया था, 3 अणु एल्किल क्लोराइड के बने थे, साथ में क्या बना था, फॉस्फोरस अम्ल HCPO3। याद आया, वापस बता देता हूँ पूरी अभिक्रिया। अल्कोहल के 3 अणु लिए थे,
एल्कोहल, 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 ये इसके 3 अणु। PCl3 लिया, Cl, 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 3 अणु यहां से निकले थे HCl के, सॉरी उल्टा बता दिया, ये PCl3 लिया था, Cl, 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 यहां से निकाला था H3PO3, यहां बचा था RCl, RCl, RC, 3 RCl और बीच में फॉस्फोरस अम्ल HCPO3। जैसे एग्जांपल ले लिया, मेथनॉल प्लस PCl3, 3 अणु लिए काम में, तो 3 अणु तो बनेंगे मेथिल क्लोराइड के और 1 अणु बनेगा फॉस्फोरस अम्ल का HCPO3 का। सिंपल अभिक्रिया है, वही अभिक्रिया है जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। एक और चीज इससे मैंने बताई थी कि यदि आपको दे रखा हो लाल फॉस्फोरस प्लस I2, तब मैंने ये आपको बताया था कि दोनों आपस में मिलकर PI3 का निर्माण कर देंगे, याद है। और अगर मैं यहाँ पर लूँ लाल फॉस्फोरस और Br2, तो ये दोनों आपस में मिलकर क्या निर्माण करेंगे, PbR3। संतुलित कर सकते हो, यहाँ 2 लगा दिया, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2। तो बताइए अगर मैं यहाँ पर PI3 रखूं तो बस चेंज क्या होगा, Cl की जगह क्या आ जाएगा, I आ जाएगा। तो कोई इतना बड़ा अंतर नहीं आएगा। बस आपको याद ये भी रखना है कि अगर लाल फॉस्फोरस I2 दे रखा है, लाल फॉस्फोरस Br2 दे रखा है, या लाल फॉस्फोरस Cl2 दे रखा है, तो उसका मतलब PCl3, PI3, PbR3 होगा। आगे बात समझ में। फिर नेक्स्ट अभिक्रिया बताइए, नेक्स्ट अभिक्रिया क्या पढ़ी थी हेलो एल्केन के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट, डाल्टन अभिक्रिया, याद आया, डाल्टन सर्वश्रेष्ठ विधि, थायोनील क्लोराइड से, थायोनील क्लोराइड से। तो अल्कोहल की क्रिया थायोनील क्लोराइड से करवाई थी हमने, ये थायोनील क्लोराइड, यहाँ बना था RCl, यहाँ बना था HCl, बीच में निकला था SO2। जैसे अभिक्रिया ली थी हमने, मेथनॉल लिया, थायोनील क्लोराइड से क्रिया करवाई, अभिक्रिया उत्क्रमणीय थी। और कौन सा साल लिया था, पेरिडीन साल लिया था। अभिक्रिया का नाम था डाल्टन अभिक्रिया। डाल्टन अभिक्रिया क्या बना था, एक तो मेथिल क्लोराइड, एल्किल क्लोराइड, एक HCl और एक क्या बना था SO2। SO2 गैस होती है तो अभिक्रिया से बाहर निकल जाएगी। HCl अम्ल होता है, पेरिडीन सार के द्वारा अवशोषित हो जाएगा, तो उत्पाद की सांद्रता में कमी आएगी। उत्पाद की सांद्रता में कमी आएगी तो समय किस होता रहेगा, अगले दिशा में एल्किल क्लोराइड के बनने की दर बढ़ जाएगी। तो सिंपल है, कोई नई चीज यहाँ पर नहीं है। आगे बात करते हैं, ये पॉइंट हम लोग पढ़ चुके हैं पहले डिटेल के अंदर अच्छे से। चलिए जी, नई अभिक्रिया की बात करते हैं। 5वां, अमोनिया से क्रिया। अमोनिया से क्रिया, देखिए अमोनिया से क्रिया, अल्कोहल अमोनिया से क्रिया करता है, ये अमोनिया होता है NH3 शुष्क जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में, टेम्परेचर 573 केल्विन। हम लोग पढ़ रहे हैं CO बंध का विलयन, यानी यहाँ पर ये बंध टूटेगा, यहाँ से अणु निकलेगा किसका, जल का, पीछे क्या बच गया, प्राथमिक एमीन, एल्केन एमीन, यहाँ से जल का अणु बाहर। देखिए यहाँ पर एल्कोहल CO बंध का विलयन पढ़ रहे हैं, इन दोनों के बीच का बंध टूटेगा। प्राथमिक अमोनिया ले लिया, H यहाँ से निकलेगा, OH यहाँ से निकलेगा, जल का अणु बाहर, पीछे क्या बच गया, प्राथमिक एमीन, जिसको हम लोग बोलते हैं एल्केन एमीन। जैसे एग्जांपल ले लिया, एथेनॉल ले लिया, एथेनॉल की क्रिया करवा दी अमोनिया के साथ में, जल का अणु यहाँ से बाहर निकलेगा और यहाँ पर निर्माण किसका हो जाएगा, एथिल एमीन का। आइए में बोलेंगे एथेन एमीन, एथेन एमीन, साधारण नाम हो जाएगा एथिल एमीन।
सिंपल है, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये अमोनिया से क्रिया। फिर छठी रिएक्शन चलते हैं अपचयन। अल्कोहल का अपचयन, ये मैंने अल्कोहल ले ली, इसका अपचयन लाल फॉस्फोरस HI की उपस्थिति में, लाल फॉस्फोरस HI की उपस्थिति में। याद कीजिए ये चीज़ मैंने आपको हेलो एल्केन के अंदर भी बताई थी। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जहाँ पर भी लाल फॉस्फोरस HI आएगा वो क्या करेगा, उस यौगिक को एल्केन में चेंज कर देगा, और एल्केन उतने ही कार्बन की बनेगी जितने कार्बन उस यौगिक के अंदर है। बताइए कितने कार्बन है, एक कार्बन। तो बताओ एक कार्बन की एल्केन कौन सी होती है, मेथेन। उसके बाद में यहाँ से आयोडीन भी बनेगा, आयोडीन भी बनेगा, और मैंने कहा था ऑक्सीजन जल के रूप में बाहर निकलेगा। एक ऑक्सीजन होगा तो एक जल का अणु बनेगा, दो होगा तो दो बनेंगे। अब संतुलित करते हैं, तो देखिए 3 और 1 4 हाइड्रोजन थे यहाँ पर, इधर 4 और 2 6 हाइड्रोजन है, यानी यहाँ पर मैं कितना लगाऊंगा 2, और आयोडीन भी कितना हो गया 2 I2, संतुलित है। तो अल्कोहल का अपचयन जब भी हम लोग लाल फॉस्फोरस HI की उपस्थिति में करवाते हैं तो किसका निर्माण होता है, एल्केन का निर्माण होता है। तो ये याद कर ही लीजिएगा, क्योंकि ये हर जगह काम आएगा। खूब सारी रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे आगे भी जहाँ काम आएगा। ये लाल फॉस्फोरस HI जहाँ पर भी होता है वहाँ पर किसका निर्माण होता है, एल्केन का निर्माण होता है। तो ये हमारे CO बंध का विदलन दूसरा रासायनिक गुण है जो हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, CO बंध का विदलन। एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अम्लीयता का एक क्वेश्चन दिया था मैंने आपको, सोल्व किया होगा आपने। चलिए जी, अम्लीयता का एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था। एक दिया था मैंने फिनोल, एक मैंने दिया था आपको 4 मेथिल फिनोल, एक मैंने आपको दिया था 4 साइनोफिनोल, 4 साइनोफिनोल। इसको A नाम दिया था, इसको B दिया था, इसको C दिया था। ठीक है, मैंने आपसे पूछा था सबसे अधिक अम्लीयता किसकी होगी, अम्लीयता का बढ़ता क्रम पूछा था। तो देखिए यहाँ पर तो हाइड्रोजन होता है जिसका I इक्वल टू क्या होता है 0। मैथिल समूह का कौन सा प्रभाव होता है, +I। साइनाइड का कौन सा प्रभाव होता है, -I। अम्लीयता समानुपाती होती है -I के विद के अनुपाती होती है +I के। सबसे अधिक अम्लीयता किसकी होगी, C की। सबसे कम किसकी होगी, B की। और बीच में कौन सा आएगा, ये इसका आंसर होगा। कोई दिक्कत किसी को इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। और क्वेश्चन लेते हैं। और क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने पूछा था, हालांकि वो हेलो एल्केन का क्वेश्चन है और मैं बता चुका हूँ, लेकिन जिस स्टूडेंट ने पूछा उसने थोड़ा दिमाग नहीं लगाया होगा उसके अंदर। देखिए यहाँ पर मैंने कहा था, हमने हेलो एल्केन और हेलो एलिन की बात की थी। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने टेस्ट में भी दिया था। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन के प्रति कौन अधिक क्रियाशील होगा, हेलो एल्केन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैंने बताया था अनुनाद में भाग लेगा तो आंशिक द्विबंध के लक्षण आएंगे जिसको तोड़ना क्या होगा, मुश्किल होगा। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा नॉर्मली दिया, मतलब लेकिन स्टूडेंट ने सोचा ही नहीं। क्वेश्चन क्या है कि एथिल क्लोराइड है वो क्लोरोबेंजीन, इसकी तुलना में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन के प्रति अधिक क्रियाशील होते हैं, क्यों। ये अधिक क्रियाशील होता है इसकी तुलना में, क्यों। क्या ये और ये अलग है, R की जगह एथिल दे दिया, X की जगह Cl दे दिया, चीज तो सेम है। यहाँ पर भी क्या है, अनुनाद होगा, कौन से लक्षण आएंगे, आंशिक द्विबंध के, जिसको तोड़ना मुश्किल होगा तो ये ज्यादा क्रियाशील होगा। तो अगर यहाँ मेथिल आ जाए, एथिल आ जाए, प्रोपिल आ जाए तो क्या टेंशन है, कोई किसी प्रकार की कोई टेंशन है, कोई बात ही नहीं, दिक्कत वाली बात नहीं है। सेम चीज ही तो है, कोई अलग चीज थोड़ी दी है। मैंने एल्किल लेके बताया आपको, उसने यहाँ पर एथिल दे दी। तो थोड़ा बहुत आप लोग खुद भी सोच सकते हैं कि एल्किल समूह की संख्या कुछ भी हो सकती है, मेथिल, एथिल, प्रोपिल कुछ भी आ सकता है। चलिए जी,
नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं हम लोग। ये अभी तक हमने रासायनिक गुण 2 पढ़े हैं, एक तो OH बंध का विलयन, दूसरा पढ़ा हमने CO बंध का विलयन। तीसरी अभिक्रिया की तरफ चलते हैं हम लोग रासायनिक गुण के ऊपर। चलिए तीसरी अभिक्रिया की बात करते हैं हम लोग। C एल्किल तथा हाइड्रोक्सिल समूह की अभिक्रिया, यानी एल्किल भी शामिल होगा इसके अंदर और OH भी शामिल होगा, ये भी शामिल होगा और ये भी शामिल होगा, दोनों की सम्मिलित रूप से अभिक्रिया है। इसमें सबसे पहला और बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन आता रहता है इसका, सबसे पहला निर्जलीकरण। निर्जलीकरण तो देखिए, निर्जलीकरण के अंदर अल्कोहल का निर्जलीकरण पढ़ रहे हैं हम लोग। 2 प्रकार के केस हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए एग्जाम के अंदर ये अभी इस साल भी क्वेश्चन आया था, 2020 में भी ये क्वेश्चन आया था और एक तो टॉपर बच्चे गलत करके आ गए थे। तो देखिए यहाँ पर एथेनॉल, ये मैंने एथेनॉल लिया, अभिक्रिया करवाई मैंने सांद्र H2SO4, ठीक है, ये मैंने एथेनॉल लिया, अभिक्रिया मैंने करवाई सांद्र H2SO4। अभी तक दिखने में दोनों सेम लग रहे हैं, जैसा ऊपर भी सांद्र H2SO4 है, नीचे भी सांद्र H2SO4 है, यहाँ पर भी अल्कोहल है, एथेनॉल है और यहाँ पर भी क्या है, एथेनॉल है। लेकिन यहाँ पर उत्पाद बनता है ईथर, CH3 CH2O CH2 CH3, और यहाँ उत्पाद बनता है एल्कीन। दोनों में ही जल का अणु बाहर निकलता है, यहाँ पर भी जल का अणु बाहर निकलता है। अब बात आती है कि अंतर किस चीज का है। यहाँ पर तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अंतर है तापमान का। यदि 413 केल्विन दे रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यदि 413 केल्विन तापमान दे रखा है तो उत्पाद ईथर बनेगा, और यदि तापमान है 433 से 443 केल्विन तो उत्पाद एल्कीन बनेगा। यानी ये अभिक्रिया टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगी। क्रियाकारक सेम है, उत्प्रेरक सेम है, लेकिन जैसे ही तापमान चेंज हुआ उत्पाद चेंज हो गया। यदि 413 केल्विन होगा तो ईथर बनेगा, और यदि 433 से 443 केल्विन तापमान होगा तो किसका निर्माण होगा, एथीन का निर्माण होगा। समझिए यहाँ पर जब ईथर का निर्माण होता है तो अल्कोहल के 2 अणु काम आते हैं। तो देखिए कैसे काम आएंगे, CH3 CH2OH, एक और अणु ले लिया मैंने अल्कोहल का CH2 CH3, यहां से किसका अणु बाहर निकलेगा, जल का। तो क्या बच गया, CH3 CH2O CH2 CH3, यही बचा, और जल का अणु बाहर निकल गया। 2 अणु जब अल्कोहल के लेंगे और तापमान ये होना चाहिए 413, तब किसका निर्माण होगा, ईथर का निर्माण होगा। और इसका IUPAC नाम आपको पता ही है, एथॉक्सी एथेन, बताया था मैंने, एल्कोक्सी एल्केन, एथॉक्सी एथेन। ऑक्सीजन हमेशा किसके साथ में जाएगा, जहां कार्बन की संख्या कम होगी, लेकिन यहाँ कार्बन की संख्या समान है, इधर भी 2 है इधर भी 2 है, तो किसी के साथ भी आप ऑक्सीजन को लेकर जा सकते हैं। यहाँ पर बात की जाए तो देखो मैं इस अभिक्रिया को इस प्रकार लिख रहा हूँ, CH2, एक हाइड्रोजन मैंने निकाल के यहाँ रख दिया, और यहाँ पर है ये CH2, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, OH। यहाँ से भी बाहर निकलेगा जल का अणु, जल का अणु निकला, पीछे क्या बच गया, CH2 CH2, बीच में बॉन्ड कौन सा आ जाएगा, डबल बॉन्ड। देखिए क्रियात्मक समूह जिस कार्बन पर है वो कार्बन कौन सा हो गया, अल्फा, और उसके पास वाला कार्बन कौन सा हो गया, बीटा, और बीटा के ऊपर क्या उपस्थित है, हाइड्रोजन। तो याद कीजिए बीटा हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन, बीटा विलोपन, याद आया आपको, आया था ना बीटा विलोपन, हेलो एल्केन के अंदर बीटा विलोपन आया था, क्योंकि वहां पर बीटा कार्बन से हाइड्रोजन बाहर निकाल लेते हैं। सेम चीज यहाँ पर भी तो कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर भी सेट-जेप का नियम आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, बिल्कुल आएगा। बीटा हाइड्रोजन आ गया, इसका मतलब सेट-जेप का नियम भी आएगा, वो तो हम लोग आगे बात कर लेंगे।
लेकिन अल्फा कार्बन से OH निकल रहा है और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकल रहा है। जल का अणु बाहर निकल गया, यहाँ पर क्या बच गई, एल्कीन। तो रट लेना, घुट लेना, 413 तापमान होगा केल्विन। तो ईथर बनाना है 433 से 443 केल्विन के बीच में कोई तापमान दे रखा है, तो किसका निर्माण करोगे आप लोग, एल्कीन का निर्माण करोगे। आगे बात समझ में। अब हम लोग चलते हैं क्रियाविधि के ऊपर। तो देखिए ईथर है, वो हम लोग ईथर के चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। अभी मैं इसकी क्रियाविधि आपको बता रहा हूँ कि अल्कोहल से ये जो एल्कीन बना है उसकी क्रियाविधि क्या है। तो मैं मैकेनिज्म आपको बता रहा हूं यहां पर कि एथनॉल से एथीन कैसे बना। तो देखिए क्रियाविधि की बात कर लेते हैं। क्रियाविधि, सबसे पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं क्रियाविधि में। देखिए सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल बहुत सिंपल क्रियाविधि है और एग्जाम में पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है क्रियाविधि। 2 नंबर का क्वेश्चन आता है क्रियाविधि का। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है, यानी ये अम्ल है। अम्ल क्या होते हैं, जो प्रोटॉन का त्याग करते हैं। तो सबसे पहले अभिक्रिया में क्या होगा, एथेनॉल है, ये ऑक्सीजन के ऊपर लॉन पेयर है, ठीक है। और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल प्रोटॉन का त्याग करेगा। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल हमने उत्प्रेरक के रूप में ले रखा है। ये क्या करेगा, प्रोटॉन का निष्कासन करेगा, प्रोटॉन का निष्कासन करेगा। अब देखिए यहाँ पर इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये कार्य करेगा इलेक्ट्रॉन स्नेह की तरह। तो बताइए ये अल्कोहल में ऑक्सीजन परमाणु किसकी तरह व्यवहार करेगा, नाभिक स्नेह की तरह। इलेक्ट्रॉन स्नेह, जो इलेक्ट्रॉन से स्नेह करते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसके पास कमी है, प्लस का निशान है। नाभिक स्नेह, जिनके पास में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, इसके पास अधिकता है, लॉन पेयर। तो अब क्या होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दान कर देगा, ठीक है। तो बताइए ऑक्सीजन के ऊपर आवेश क्या आएगा, प्लस, इसके ऊपर आवेश क्या आएगा, माइनस, और प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, CH3 CH2OH H प्लस, क्या बना, देखिए वापस 2 इलेक्ट्रॉन इसने अपने दे दिए, 2 ही बचे पीछे। 2 इलेक्ट्रॉन जैसे ही इसने इसको दिए, दोनों के बीच में बंध बन गया। क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो उसके ऊपर धनावेश आएगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो उसके ऊपर ऋणावेश आएगा, प्लस माइनस एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कोई आवेश नहीं आएगा। इस प्रकार के आयन को हम लोग बोलते हैं ऑक्सोनियम आयन, ऑक्सोनियम आयन। और आगे क्या है, एथिल, तो नाम हो जाएगा एथिल ऑक्सोनियम आयन, एथिल ऑक्सोनियम आयन। पहला पद हो गया। दूसरे पद की बात करते हैं। तो देखिए दूसरे पद के अंदर ये हमारे पास में एथिल ऑक्सोनियम आयन है। ऑक्सीजन के ऊपर धनावेश आ गया। याद कीजिए ऑक्सीजन के ऊपर धनावेश हमेशा क्या होता है, अस्थायी होता है। मैंने बताया था ज्यादा कंजूस है, तो प्लस हमेशा उच्च वितरणी है, तो इसके ऊपर धनावेश हमेशा अस्थायी होगा। तो ये क्या करेगा, इस बंध को तोड़ेगा और इलेक्ट्रॉन खींचेगा। मतलब जैसे ही ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ऑक्सीजन के ऊपर आवेश क्या आएगा, माइनस, यहाँ माइनस आएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसिल, और ये बंध टूट जाएगा। तो बताओ यहाँ से किसका अणु बाहर निकलेगा, जल का। जैसे ही ये बंध टूटेगा, जल का अणु बाहर निकलेगा। तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन का था, लेकिन ये एक इलेक्ट्रॉन किसका था, इस कार्बन का। ऑक्सीजन इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को भी लेके निकल गया, तो इस कार्बन के ऊपर किसका निर्माण आएगा, धनावेश का, CH3 CH2 प्लस, धनावेश का निर्माण हो गया। और इसको हम लोग बोलेंगे कार्बोधनाइन। कौन सा कार्बोधनाइन हो गया ये, एथिल कार्बोधनाइन, एथिल कार्बोधनाइन, जो कि मध्यवर्ती का निर्माण हो रहा है। ये मध्यवर्ती बन रहा है, तो इस अभिक्रिया में मध्यवर्ती कौन बन रहा है, कार्बोधनाइन। ठीक है, समझ में आया आपको। देखो ऑक्सीजन के ऊपर धनावेश आया, तो धनावेश अनस्टेबल है इसके ऊपर, तो ये क्या करेगा, इस बंध को तोड़ेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, बंध टूट गया, जल का अणु बाहर निकल गया, और इस कार्बन के ऊपर प्लस आ गया, कार्बोधनाइन का निर्माण हो गया। तीसरे स्टेप के अंदर देखिए, इसको मैंने इस प्रकार लिखा, CH3 को, यहां पर है CH2, इस कार्बन के ऊपर प्लस है। तो देखिए कार्बन भी क्या होता है, अधातु होता है,
अधातु के ऊपर हमेशा ऋणावेश स्थायी होता है, धनावेश अस्थायी होता है। तो ये क्या करेगा, इस धनावेश को हटाने की कोशिश करेगा, तो इस बंध को ये तोड़ेगा, इस बंध से ये इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। तो देखिए यहाँ पर कार्बन इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो कार्बन के ऊपर माइनस आएगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे रहा था, हाइड्रोजन के ऊपर क्या आएगा, प्लस। ये बंध टूट चुका है, हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। तो बताइए पीछे क्या बच गया, CHH। एक बंध पहले से ही था, 2 इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ आएंगे एक और बंध बन जाएगा। और यहाँ पर भी क्या है, CHH। और हाइड्रोजन यहाँ पर किसके रूप में निकल गया, प्लस के रूप में, है ना। कार्बन के ऊपर धनावेश है, कार्बन अधातु है, धनावेश को हटाएगा, इस बंध से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, डबल बॉन्ड बन गया। क्योंकि हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन ये वाला दिया है, हाइड्रोजन के ऊपर आवेश क्या आएगा, प्लस। पीछे क्या बच गया हमारे पास में, एल्केन। तो देखो ये एल्केन बन गया, यहाँ पर ये जल बन गया, और ये H+ वापस प्राप्त हो गया हमें, क्योंकि H+ किससे प्राप्त हुआ था, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल क्या था, उत्प्रेरक। याद कीजिए उत्प्रेरक क्या होता है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, अभिक्रिया की क्रियाशीलता को बढ़ाता है, अभिक्रिया पूर्ण करने के बाद में बिना किसी परिवर्तन के बाहर निकल जाता है। तो देखो बाहर निकला कि नहीं निकला, निकला बिल्कुल। ये H+ वापस बाहर निकल गया, है ना, अभिक्रिया कंप्लीट हो गई। ये मैकेनिज्म है। तो अब आपका एक काम रहेगा कि ये क्रियाविधि आप मुझे लिख कर भेजोगे। ये जो मैकेनिज्म मैंने आपको बताई है, ये आपको वापस एक बार देख के करो, कैसे भी करो, लेकिन जब आप मेरे को भेजोगे लिख कर, बिना देख कर लिख के भेजोगे, है ना, ढंग से याद करना फिर भेजना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नोट डाउन कर दीजिए यहाँ पर ये मैकेनिज्म पूरी की पूरी। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। तापमान का थोड़ा सा ध्यान रखना। अच्छा जी, अब बात करते हैं, देखिए इसमें मध्यवर्ती किसका निर्माण हो रहा है, कार्बोधनाइन का। अब अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा अल्कोहल सबसे अधिक क्रियाशील होगा निर्जलीकरण के प्रति, ये 2018 या 19 का क्वेश्चन था बोर्ड का। फिर निर्जलीकरण, ये निर्जलीकरण अभिक्रिया है जिसमें जल कण बाहर निकल रहे हैं। आपको 3 अल्कोहल दे दे, एक प्राथमिक अल्कोहल दे दे, एक द्वितीयक दे दे, एक तृतीयक अल्कोहल दे दे, और आपसे पूछे कि बताइए निर्जलीकरण के लिए कौन सा अल्कोहल सबसे अधिक क्रियाशील होगा। तो देखिए निर्जलीकरण की अभिक्रिया में मध्यवर्ती किसका निर्माण हो रहा है, कार्बोधनाइन का। और कार्बोधनाइन सबसे अधिक स्थायी कौन सा होता है, 3 डिग्री का, यानी तृतीयक अल्कोहल निर्जलीकरण के प्रति सबसे अधिक क्रियाशील होंगे। फिर तृतीयक अल्कोहल सबसे अधिक क्रियाशील होंगे, फिर होगा द्वितीयक अल्कोहल, और सबसे कम होगा प्राथमिक अल्कोहल। ये किसकी दर हो गई, निर्जलीकरण की। क्यों, क्योंकि मध्यवर्ती किसका निर्माण हो रहा है, कार्बोधनाइन का, यानी अभिक्रिया कार्बोधनाइन के स्थायित्व पर निर्भर करेगी। और कार्बोधनाइन जो ज्यादा स्थायी होगा वो तेजी से क्रिया देगा। 3 डिग्री का अल्कोहल होगा वो सबसे अधिक क्रियाशील होगा। तो ये 2018 का क्वेश्चन था। आगे बात समझ में, सिंपल क्वेश्चन है, कोई हार्ड वाला क्वेश्चन नहीं है। सर्जर के नियम की भी बात कर लेते हैं यहाँ पर, ये नोट कर लिया होगा आपने, चल लीजिए। सर्जर का नियम की भी बात कर लेते हैं। जैसे मैंने ये दिया आपको, चलिए जी, ये दिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है, तापमान 433 केल्विन है। OH जिस कार्बन पर है वो है अल्फा, इसके पास वाला कार्बन है बीटा, और ये वाला कार्बन भी कौन सा है, बीटा। यानी यहाँ से भी हाइड्रोजन जा सकता है, तो एक एल्कीन यहाँ बनेगी, और यहाँ से जब हाइड्रोजन निकालोगे तो एक एल्कीन यहाँ बनेगी। अब आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके भेजना है मुझे कि कौन सी एल्कीन मुख्य एल्कीन होगी। दोनों एल्कीन बनानी है आपको, मुख्य एल्कीन बतानी है। कौन सा नियम लगेगा, सट-ज़ेप का नियम, याद आ गया होगा आपको, बीटा विलोपन। यहाँ से भी हाइड्रोजन निकल सकता है, यहाँ से भी हाइड्रोजन निकल सकता है। तो ये तीसरे रासायनिक गुण का पहला टॉपिक है निर्जलीकरण। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रट लेना, पूरा का पूरा घोट लेना इसको, क्योंकि खूब सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें। स्थायित्व का क्रम पूछा गया है निर्जलीकरण का, ये क्रियाविधि पूछी गई है, ये 2020 का क्वेश्चन है, इसी साल का। ये तापमान दे रखा था, उत्पाद बनाना था, और ये वाला भी सट-ज़ेप का नियम इम्पोर्टेंट है। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वाला टॉपिक है। तो चलिए जी, आज केवल इतना ही पढ़ते हैं। एक और चीज़, छोटी सी चीज़ ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, कि एक उल्मान अभिक्रिया का मैंने आपको बता ही दिया था कि केवल नोट्स में वही गड़बड़ है
बाकी कोई गड़बड़ है नहीं। एक स्टूडेंट ने ये भेजा था सर कि ये CSC CN फिर पूर्ण जल अपघटन दो जल के अणु लिए थे, तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर बनेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल और क्या बनेगा, अमोनिया। उसी स्टूडेंट ने कहा कि सर नोट्स में तो कुछ और लिखा हुआ है, हाँ सॉरी बुक में कुछ और लिखा हुआ है, बुक की कॉपी भेजी थी सर, बुक में तो NH4Cl बनाया हुआ है, आपने कुछ और बता रखा है। दोनों सही है। कैसा सही है? देखिए जल अपघटन किया है वो तनु अम्ल की उपस्थिति में किया है, तनु HCl अम्ल लिया है ना। जल अपघटन तनु अम्ल की उपस्थिति में किया गया, केवल पानी नहीं डाला गया, एक तनु अम्ल तनु HCl डाला गया है। तो HCl के अंदर तनु का मतलब है जल है उसके अंदर, और अम्ल भी है साथ में HCl। अब देखो यहाँ पर जो उत्पाद बन रहा है उसके अंदर ये है अम्ल, लेकिन अमोनिया क्या होती है, सार। अब बताओ ये जो अम्ल है जो लिया गया है अभिक्रिया के अंदर, वो अम्ल क्या इस अम्ल से क्रिया करेगा? नहीं करेगा, ये खुद भी एक अम्ल है। तो ये किसके साथ क्रिया करेगा? इस सार के साथ क्रिया करेगा, तो ये सार के साथ क्रिया करेगा। तो बताओ क्या बनेगा, नौसाद अमोनिया क्लोराइड, ये रहा अमोनिया क्लोराइड, यही तो किताब के अंदर दे रखा है। सिंपल सी बात है, उसने तनु HCl लिया, मैंने सीधा पूर्ण जल अपघटन लिया है, जल का अणु लिया है, अम्ल नहीं लिया साथ में। अगर मैं कोई अम्ल लेता तो लवण बनता है यहाँ पर, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कुछ भी अलग नहीं है, सेम चीज़ है, कोई करने वाली बात नहीं है। केवल उल्मान अभिक्रिया वो वेबल दे रखी थी इसके अंदर नोट्स के अंदर, पता नहीं कैसे, लेकिन बाकी सब आपके सही है। ठीक है, किताब के अंदर कुछ आपको लगता है थोड़ा बहुत भी अलग से है तो मेरे को भेज दीजिएगा, मैं बता दूंगा आपको कि एक्चुअल में वो वहाँ पर ऐसा क्यों लिखा गया है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जी, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए। धन्यवाद।